चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी क्लास में वापस आ जाइए। चलिए आज जो है हम कुछ संधि एवं समास संबंधी अभ्यास कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि संधि और समास से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन जाते हैं और 4 से कम तो कभी बनते ही नहीं हैं, 4 से अधिक ही बनते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए 2 संधि दे देता है तो 4 नंबर की हो जाती हैं, 2 समास आ गए तो 4 नंबर को भी हो जाते हैं। अतः इस प्रकार से ये 8 नंबर का जो है आपकी जो है आपकी एग्जाम में रोल निभाते हैं अपना। तो 4 नंबर से कम तो आना ही नहीं है, तो इसलिए आज हम जो है इससे संबंधित प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि किस कक्षा विशेष के लिए है, तो किसी कक्षा विशेष के लिए नहीं होती है, ये 9 के लिए, 10 के लिए, 11 और 12 सभी के लिए होती है। क्योंकि संधि का रोल तो संधि ही रहती है, ये थोड़ी नहीं है कि अब संधि 9 की अलग होगी, 10 की अलग होगी, 11 की अलग होगी और 12 की अलग होगी। तो ये व्याकरण संबंधी पोषण होते हैं, ये सभी में जो है कॉमन रहती है। इसलिए इसको जो है चाहे वो 9 का स्टूडेंट हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, सभी लोग इस प्रैक्टिस को जरूर देखें। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली क्लास, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे संधि एवं समास संबंधी प्रैक्टिस। तो अब हम इससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग उसका जवाब सोचेंगे, ठीक है। और यदि आप उसका जवाब देने में समर्थ नहीं होते तो मैं आपको यहाँ पे उसकी व्याख्या सहित आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आइए मैं पहले संधि लिखता हूँ उसमें कुछ, इसके बाद समास से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। दोनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो सब लोग जो है तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूँ आपको संधि के संबंध में कुछ रूल। वैसे भी मैंने वीडियो डाल दिया इसमें, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो डाल दिया था पहले ही कि संधि और समास के क्या नियम होते हैं बनाने के। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनको शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा इनके नियम से आपको परिचित करा दूँ, ठीक है ना। इनका परिचय आप अगर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए भी बनाने के लिए तुरंत जो है ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए पहले देखते हैं संधि होती कितनी है। तो संधि पहले देख लेते हैं। संधि ये मुख्य रूप से 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। संधि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बनाता है। 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको लिखना उत्तर में 3 प्रकार की। कितने लिखेंगे? 3 प्रकार। संधि जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। ये आपका जो है हेड पॉइंट है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? तो हम यहाँ पे नंबर 1 डाल के देखें, होती है स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। फिर होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। फिर होती है विसर्ग। ये नंबर 2 है। नंबर 3 हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं जिनमें आपको पढ़ना होगा केवल स्वर संधि। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसी का ध्यान करना है। बाकी इन 2 संधियों से आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब है पर अभी आपके लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये ना कहिएगा बिल्कुल मतलब नहीं है मतलब, परंतु यहाँ अभी जो आपके लिए जरूरी है वो है स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि के संबंधित कुछ रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। जो आपके लिए जरूरी है इसको पढ़ते हैं। इसको हम स्वर संधि है ये। स्वर संधि के लिए देखते हैं भेद इसमें कितने होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो पहले हो जाती है आपकी दीर्घ संधि। क्या होती है? दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि।
गुण संधि। तीसरी है यण संधि। तीसरी कौन सी है? यण संधि। चौथी है वृद्धि संधि। इनको आप सिस्टम थोड़ा बदल लीजिए, यहाँ पे हम इनको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। पहले आप वृद्धि संधि कर लीजिए, और यण संधि आप नीचे कर लीजिए। ठीक है, यण संधि। इसके बाद जो पांचवी और आखिरी है वो है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। चलिए, ये 5 संधियां मैंने आपको जो है बोर्ड पे लिखकर दिखा दिया है कि स्वर संधि की कौन कौन से 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको आंसर लिखना है, स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन से प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधियां होती हैं। इनके मैंने कुछ शॉर्टकट रूल बताए थे जिससे आप संधि पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मात्र संधि पहचानने के लिए आती है और आप उसे पहचान नहीं पाते हैं तो आपसे गलती हो जाती है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि संधि पहचानना कैसे है हमें। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें बेसिक रूल बताऊंगा बिल्कुल, जो आपको बहुत ही शार्ट लगेंगे। ठीक है, तो शार्ट मेथड से आप इसको सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है, इसलिए अगर हम लॉन्ग आपको मेथड बताएंगे तो आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा सीखने में। इसलिए जल्दी सीखने के लिए हम क्या तरीके अपनाते हैं, आइए हम कुछ ट्रिक्स से सीखते हैं कुछ। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है? तो चलिए, दीर्घ संधि हमें पहचानना है। तो दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना है वो इधर नजर रखिएगा, बहुत बड़ी पहचान नहीं है, बस आप ऐसे याद करिए। अधिकतर लगभग 90% संधि आप इससे पहचान लेते हैं। बड़ा आ जाए, क्या जाए? यदि दूसरे वर्ण पे, मेरी बात को सुनिए गौर से, यदि दूसरे वर्ण में, यानी जो आपको उदाहरण दिया जाएगा उसका दूसरा वर्ण यदि बड़ा आ है, क्या है? ये बड़ा का डंडा जानते हैं, ये बड़ा आ है, या बड़ी ई आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, यदि ये अक्षर यानी ये मात्राएं दूसरे वर्ण पर लगी हुई दिखें आपको, तो आप कह देंगे कि ये दीर्घ संधि है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, हिमालय, इधर उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे हिमालय, भानुदय, गिरीश, ये सभी क्या हैं? ये सभी दीर्घ संधि उदाहरण हैं। आप सोचें कैसे दीर्घ संधि उदाहरण हैं? चलिए, मैंने कहा था कि बड़ा आ का उदाहरण हो, किस वर्ण में? दूसरे वर्ण पे। देखिए यहाँ माँ, देखिए माँ कैसा है? बड़ा माँ है, इसका मतलब कैसी है? ये दीर्घ संधि है। और यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ण बड़ा ऊ है, यानी ये वाला मैच कर रहा है, मतलब ये भी दीर्घ संधि है। फिर यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा, तो दूसरा वर्ण है देखिए बड़ी री है, जिसमें ये मात्रा लगी हुई है, मतलब ये भी आपकी क्या हो गई? दीर्घ संधि। अब आपको देखना गुण संधि में कैसे पहचान होती है। तो गुण संधि में आपको दूसरे ही वर्ण पे ए की या ऐ की मात्रा लगी दिखेगी, सॉरी ए की या ओ की, ए या ओ की मात्रा लगी दिखेगी, तो आप कहेंगे कौन सी संधि है? ये हो जाती है गुण संधि। गुण संधि के उदाहरण जैसे देख लीजिएगा, जैसे रमेश, सुरेश, है ना, ये हो जाते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद आप वृद्धि संधि चलेंगे। वृद्धि संधि क्या पहचान होती है? इसमें आय की और औ की मात्रा होती है, आय और औ की मात्रा लगी होती है। जैसे आप लिख सकते हैं एक एक, देखिए एक एक में आपको 2 मात्रा लगी दिख रही है, ये मैच कर रहा है। जैसे महाौषध, महाौषध, महाौषध में क्या है? औ की मात्रा लगी गई, तो इससे मैच कर रही है। इसके बाद आते हैं यण संधि। क्या आती है? यण संधि। और यण संधि में तुम्हें क्या पहचान करना है? इसमें ई को या हो जाता है, क्या बनता है? ई को या और ऊ को वा बन जाता है। ई को या और ऊ को वा बन जाता है, या हो जाता है। ऊ को वा
हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। अब कैसे ई को या और को हो जाता है, और एक शॉर्ट पहचान और है, या तो या में, किसमें, या तो या में कोई आधा वर्ण हो, जैसे ता आ गया, या वा में कोई आधा अक्षर आ गया, या हम इसको ना कोई और लिख दें, है ना। यानी या अथवा वा, ये दो वर्ण पकड़ना है आपको, या तो या में अथवा वा में आपको आधा अक्षर लगा हुआ मिलेगा, तो आप उसमें जो है यण संधि लगा देंगे। ठीक है, आराम से, उसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है। या में अथवा वा में कोई आधा अक्षर लगा हुआ दिखाई दे, तो आपको समझना है यहाँ पे यण संधि होगी, और वहीं से उसका विच्छेद भी होना चाहिए। विच्छेद का मतलब अलगाव होना चाहिए, संधि का टूटना वहीं से होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्रत्येक, ठीक है, जैसे प्रत्येक हो गया, इत्यादि, क्या हो गया, इत्यादि, ये सब उदाहरण है आपके यण संधि के। फिर आती है बात अयादि संधि में। अच्छा, अयादि संधि क्या पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें आपको दिखेंगे, इसमें ए को अय हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें आपको ए का अय हो जाता है। जैसे ए होगा, इसका रूट होता है, इसमें ए का अय होगा, ये वाला ए, वो वाला ए नहीं, ये वाला ए नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होता, ये वाला ए होता जो मैंने बनाया, ए को अय, अय को ए का अय और अय का आय, हो का आओ। अच्छा, दिख रहा है ना भाई, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा, हाँ चलिए, ओ का आओ, और आगे में लिख दे रहा हूँ, और आओ का आओ हो जाता है, क्या हो जाता है, आओ, आओ का आओ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इससे हो जाएगा ने प्लस अन, क्या हो जाएगा, ने प्लस अन बराबर नयन। देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है, ए का क्या बना है, आय बना है, नहीं बना है, यहाँ बताइए अब कहीं कैसे, भाई ए का आय बनता है, ए का आय बनता है, तो ने का नय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए ने का हम यहाँ बना दिया नय, और लास्ट का यहाँ अच्छा जोड़ दिया गया ना, बन गया नयन। ठीक, चलिए इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद अब हम जो है प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए चलिए सभी संधि प्रैक्टिस कराएंगे हम लिखेंगे और आप उसका जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या में लिख दी। अब यहाँ पर जो है संध्या लिखूंगा और आप उनको जो है बताएंगे। ठीक है, जैसे लिखना है, पहला है रविंद्र, क्लास छोड़ के कोई जाएगा नहीं। ठीक है, बराबर क्लास लीजिए, अगर आपको सीख के जाना है तो परीक्षा देंगे, क्योंकि इस साल नकल की कोई व्यवस्था नहीं है, इस साल का कभी होती ही नहीं है, पर इस साल और ज़्यादा शार्पन टाइट है, इसलिए जो है आप जितना दिमाग लगा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए जो है ये फायदेमंद होगा। ठीक है, नकल का चक्कर छोड़ दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए फोकस करके। ठीक है, रविंद्र लिखा हुआ है, आपको बताना है, इसमें संधि बताना है। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन, इसमें संधि बताओ, संधि का नाम बताओ तथा
उसका विच्छेद भी बताओ, उसका विच्छेद भी करो, विच्छेद भी करो। एक ही का नहीं, सभी का। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने प्रश्न लिख दिया, तो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको संधि का नाम बताना है और इसके संधि विच्छेद करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका जवाब देना है रविंद्र। मैं दूसरी संधि लिख रहा हूं, तब तक आप इसका जवाब दीजिए। देवालय, इसका जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, मैं अगला लिख रहा हूं। धर्मार्थ, चलिए और बताइए उपेंद्र, उपेंद्र, इसमें संधि बताइए। और बताइए महोदय, महोदय, अब उपेंद्र बताइए। और लिखिए, चलिए महोदय में और बताइए सर्वेश, या सर्वेश में बताइए। सर्वेश में आपको संधि बताना है। सूर्योदय बता दीजिए। हाँ में आप बताएंगे। चलिए इनमें सभी में आपको संधि बताना है, किसमें कौन सी संधि है। रविंद्र लिखा हुआ है, अगर हम इसको तोड़ करके देखें तो ये बन जाएगा रवि धन इंद्र। क्या बन जाएगा, रवि धन इंद्र है। अगर रविंद्र है लिखा है तो यदि रविंद्र लिखा हुआ तो रवि धन इंद्र लिख देना है, बराबर क्या हो जाएगा रविंद्र। अब यहाँ आपको संधि का नाम लिखना है, कौन सी संधि है आप लोग उसको लिखेंगे। देवालय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, इसका संधिच्छेद हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना आपको, आप लोग एक चीज को ध्यान देंगे कि संधि विच्छेद करते समय इस प्रकार से शब्द को तोड़ना है कि दोनों पदों के कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो, है ना, क्या सार्थक मतलब निकले। अब ये नहीं कि देव और आलय ऐसे शब्द हैं कि इनका मतलब ही नहीं निकले, तो निकल रहा है देवों का घर, अर्थात देवालय मंदिर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंदिर को कहा जाता है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से ऐसे संधि को विच्छेद कीजिए, ऐसे विच्छेदित कीजिए कि दोनों पदों के स्पष्ट अर्थ निकलें, ठीक है ना। जैसे आप देखिए देव लिखा है और आलय लिखा है,
तो देव का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। यहाँ रवि लिखा है और इंद्र लिखा है, तो रवि का मतलब होता है सूर्य और इंद्र का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं जो देवताओं के राजा हैं। ठीक है, फिर धर्मार्थ है, तो धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो रवि धन इंद्र है तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे छोटा और यहाँ छोटा, यानी सॉरी यहाँ छोटी ई और यहाँ छोटी ई है, जिनका एक रूल होता है कि छोटी ई और छोटी ई मिल जाए तो ये क्या बनाती हैं, ये बड़ी ई बना लेती हैं, या बड़ी ई मिल जाए तो भी बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है ना, और सेम यही रूल आपका आ में भी लागू होगा और ऊ में भी लागू होगा। और यदि एक छोटी है, यदि एक छोटी एक बड़ी है तो भी यहाँ पे बड़ी ई ही होगी। ये रूल है आपका दीर्घ संधि का, और ऐसे रूल जहाँ पे आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ छोटी और यहाँ छोटी दोनों मिलाकर क्या बना यहाँ पे रविंद्र, नहीं रविंद्र हो गया, ये बड़ी बना दिया। ठीक, तो रविंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, रवि प्लस इंद्र हो गया बराबर रविंद्र हो गया। फिर यहाँ देव प्लस आलय बराबर देवालय, तो देखिए बड़ा हुआ बन गया यहाँ पे, है ना देवालय में, ये देवालय में बड़ा हुआ बन गया, दूसरा अक्षर बड़ा है तो हमने रूल बताया कि दूसरा वर्ण बड़ा है, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा आ हो, ये सभी आने पर यहाँ पे क्या हो जाएगी दीर्घ संधि। तो ये भी आपकी दीर्घ संधि और ये भी आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, कुछ पहचान में आ रहा है, चलिए प्रयास करते रहिए। धर्मार्थ है, ये भी आपका दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा माँ आ रहा है दूसरा वर्ण इसलिए दीर्घ संधि है। उपेंद्र, तो ये हो जाएगी क्या, उप प्लस इंद्र है, क्या बन जाएगा उप प्लस इंद्र है, यानी उपेंद्र है, उप प्लस इंद्र, यानी हम कह सकते हैं उपेंद्र। यहाँ पर ऐसा होगा ना आ और ई को मिला के एक उच्चार निकलता है। ठीक है, आ और ई को मिला करके एक उच्चार निकलता है, तो आप इसको जोड़ दें तो उपेंद्र बन जाएगा। महोदय, अब इसमें संधि बता दीजिए, दीर्घ तो उसमें था, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, मतलब कि क्या है ये गुण संधि है। क्या है, गुण संधि। फिर है महोदय, ये भी है आपका क्या हो जाएगा महा प्लस उदय हो जाएगा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। फिर है सर्वेशः, ये भी अब क्या हो जाएगी सर्व प्लस ईशः, अब दोगे सर्व प्लस ईशः बराबर हो जाएगा सर्वेशः, क्या हो जाएगा आपका सर्वेशः, और ये क्या हो जाएगा ये भी आपका गुण संधि हो गई। क्या हो गई गुण संधि। फिर है सूर्योदय, सूर्योदय में भी गुण संधि है। क्या है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय बराबर हो जाएगा सूर्योदय। क्या है ये भी गुण संधि है। ठीक है, फिर है पावक, जो एक क्या है ये बनी जाएगी आपकी पो प्लस अक। ठीक है, पावक, अरे पावक का आप योग करेंगे वो विच्छेद कर लेते हैं तो पो प्लस अक बन जाता है, और इस संधि कौन सी हो जाती है पावक की, तो पावक में संधि हो जाती है अयाद संधि। क्या है अयाद संधि। ठीक, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, अयाद हो गई, यण और वृद्धि बचेंगे। चलिए इसको करिए, बनाते रहिए और हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए वहाँ पे 8 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर से। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और 16 हो गया, 17 हो गया, है ना। हो गया, 19 हो गया, अरे 20 हो गया। चलिए लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे मध्वरी हो जाता है, मध्वरी, इसका क्या बना लेंगे मध्य प्लस आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्य प्लस
आर्य। और ये कहाँ पे होता है? ये आपका यण संधि में होता है। संधि कौन सी है? यण संधि है। ठीक है, अब आपको बताना है वृद्धि संधि। एक हो जाएगा भवनम, भवनम में आपको बताना है संधि बन जाएगी भू प्लस अनम बराबर क्या है? भवनम। और ये क्या है आपकी? ये अयादि संधि होगी। क्या होगी? अयादि संधि। फिर है गत्यवरोध। गत्यवरोध ये हो जाएगा गति प्लस अवरोध। क्या बन जाएगी? गत्यावरोध, जो कि बनाएगा क्या? ये बनाएगा आपका यण संधि। क्या बनाएगा? यण संधि। ई को याद सूत्र से क्या बन जाती है? यण संधि। ठीक है, फिर है परमेश्वर। परमेश्वर, इसका संधि बनाएंगे हो जाएगा परम धन ईश्वर बराबर क्या हो गया? परमेश्वर। परम धन ईश्वर ये हो जाता है बराबर परमेश्वर। परमेश्वर में संधि कौन सी है? आपकी हो जाएगी गुण संधि। क्या है? गुण संधि। फिर है फिर हम लिखते हैं जैसे पवित्रम। जैसे हो जाता पवित्रम, ये बन जाएगा पो प्लस इत्रम। क्या बन जाएगा? पो प्लस इत्रम हो जाएगा बराबर पवित्रम। ये आपका हो जाएगा अयादि संधि। महाऔषध में लिख दीजिए जैसे महा प्लस औषध। ये हो जाएगी वृद्धि संधि। फिर आपको लिखना सूर्योदय और बताना सूर्योदय कौन संधि है? तो बन जाएगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय बराबर हो जाएगा सूर्योदय। संधि हो जाएगी इसमें सूर्योदय में गुण संधि। नरेश को बता दीजिए। नर प्लस ईश बराबर है नरेश, जिसमें है आपके गुण संधि। शयनम में बताइए। शयनम हो जाएगा।
फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा साई प्लस अनम, क्या बन जाएगा, साई प्लस अनम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सैन अनम से प्लस अनम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, से प्लस अनम, तब जाके बन जाएगा सैनम, क्योंकि ए का आय होता है ना, ये सही है। सैनम हो गया। नाविका, नाविक में बताइए, ये हो जाएगा नो प्लस हाविक, नो प्लस हाविक बराबर हो जाएगा नाविक। नौ प्लस नौ प्लस इका करेंगे, इसको क्या कर देंगे, नौ प्लस इका, तब जाके बनेगा नाविका। ठीक है, चलिए और एक रह जा रहा है क्या, चलिए एक और बना लीजिए। तो हो जाएगा अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। अब मुझे संधि लगा दीजिए, तो नर प्लस ईसा गुण संधि, से प्लस अनम सैनम, ये हो जाएगी अयादि, क्या हो जाएगी, अयादि, ये भी हो जाएगी अयादि, और ये भी हो जाएगी अभि प्लस उदय, अभ्युदय, ये हो जाएगी आपकी गुण, क्या हो जाएगी, गुण संधि, वो सब यण संधि, क्या हो जाएगी, यण संधि। चलिए ये हो गई संधियाँ आपकी। अब आपको देखना समास भी, मैं कुछ लिखूंगा समास की एग्जाम्पल, तो आप उसमें जो है कुछ समासों से जो है परिचय करेंगे। ठीक है, चलिए समास का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। देखिए समास में बता दें, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। यदि समास को देखा जाए, समास ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार समास होते हैं। 6 प्रकार समास में जैसे जानते हैं, पहले होता है अव्ययी भाव समास, है ना, बहुत सारे बच्चे भी जानते होंगे कि समास होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है कर्मधारय समास, क्या होता है, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। नंबर 3 है द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर 4 है द्वंद्व समास। नंबर 5 है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। फिर है नंबर 6वां है और आखिरी है आपको है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है इसमें, पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। इसमें क्या होता है, एक पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। ठीक है, द्विगु समास इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ये याद रखना है, सब ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है ना, पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं या मुख्य होते हैं। ठीक है,
बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें दोनों पदों का अर्थ निकालने के बाद संकेत तीसरी ओर चला जाता है। दोनों पदों को मिलाकर अर्थ तीसरे की ओर चले जाना, अर्थ तीसरे की ओर चले जाना, चला जाना। ठीक है। और फिर है तत्पुरुष समास। ये आपके लिए विशेष नहीं है, ये शायद आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला, लेकिन फिर बता दूं, इससे कारक चिन्हों का बोध होता है। क्या होता है, इससे कारक चिन्हों का बोध होता है, इससे कारक चिन्हों का बोध होता है। अब कारक चिन्ह तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रूल आप नोट कर सकते हैं और आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए। जैसे इसमें आ जाएगा व्यंग्य समास में, जैसे आ जाता है, इसमें क्या लगा आपको दिख जाएगा, जैसे यथा लगा हो, प्रति लगा दिख जाए, है ना, बे लगा दिख जाए, तो ये क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे हम लिखते हैं यथाशक्ति, क्या लिखते हैं, यथा शक्ति, तो ये आप क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। जैसे कह दिया जाए बेखबर, क्या कह दिया जाए, बेखबर, इसमें कौन सा समास है, तो सब बे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है ना। जैसे प्रतिदिन लिख दिया जाए तो प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, तो ये सबके रूल हो गए, और अभी रूल को मिटा करके अब देखते हैं एक एक समास। ठीक, अव्ययीभाव समास आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, हम प्रैक्टिस लाएंगे और आप पहचानें कौन से में किसमें क्या कौन सा समास है। जैसे कहेंगे घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है घन के समान श्याम, घन के समान श्याम जिसे कहते हैं घनश्याम। ये होता है आपका, इसका पूर्व पद विशेष होने से मतलब ये कर्मधार है। क्या है ये, कर्मधार है। इसके लिए नील कमल, नील कमल पूर्व पद विशेषण इसका दिख रहा है, मतलब क्या है, कर्मधारय है। कौन सा है, कर्मधारय। फिर है कर्मधारय के बाद जैसे आ जाता है द्वितीय समास, जैसे कहा जाता है तिराहा, तिराहा, चौराहा, चौराहा। इनसे देखिए, इसका पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। इसका पूर्व पद आपको दिख रहा है, तिराहा मतलब 3 की गिनती आ रही है, चौराहा मतलब 4 की गिनती आ रही है। तो ये जहां से गिनती का बोध हो वहां आप लगाएंगे सीधे क्या, द्विगु समास। क्या लगाओगे, द्विगु समास। इसके बाद फिर आता है द्विगु के बाद द्वंद्व समास, है ना। तो द्वंद्व समास में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे माता पिता, है ना, माता पिता, भाई बहन स्त्री पुरुष, है ना, भाई बहन आदि। इसमें क्या है समय, इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। इसके बाद है द्वंद्व के बाद आ जाए बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में जैसे कह देते दशानन, है ना, दशानन कह दिया जाए, पंचानन, है ना, एक दंत, एक दंत, चतुर्भुज, चतुर्भुज। ये सभी में क्या है, बहुब्रीहि समास है। इन दोनों में क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब जैसे हो जाए देशभक्त, है ना, देश का भक्त, तो क्या बन जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुरुष समास।
चलिए, मैंने इसके भी एग्जाम्पल करा दिए हैं और अब मैं इस क्लास में यहीं पे ख़त्म करूँगा। सभी लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपकी जो नंबर 4 नंबर का जो आपका पेपर इससे बनता है वो आपके छूटने न पाए। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है परिश्रम करते रहिए।